तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि एमफिल की तैयारी के लिए मैंने काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ जमा करके रखे हैं और उनको पढ़ने की कोशिश भी की है। तो इसीलिए आज एक और वीडियो मैं बना रही हूँ जो कि 75 एमसीक्यूज़ है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि मैंने बुक से ली हैं। वो बुक मैं आप लोगों को प्रेफर कर दूँगी। जीएसटी और पीएसटी में जो पेडागोलॉजी का पोर्शन था उसमें ये सारे एमसीक्यूज़ मौजूद है, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। लेकिन मैंने उनका फॉर्मेट बना के यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आइए चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। The process of imparting education, developing skill and inculcating process, interest, attitudes and value is called। ये कह रहा है कि ऐसी नॉलेज जो हमें इम्पार्टिंग करे और डेवलप करे स्किल्स और इंकल्टिंग प्रॉपर इंटरेस्ट दे और एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिलाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को हम कहेंगे एजुकेशन। एजुकेशन हमें इम्पार्टिंग एजुकेशन देती है, उसके अलावा डेवलप करवाती है स्किल्स को और प्रॉपर वे में हमें इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करवाती हैं और उसके अलावा पॉजिटिव एटीट्यूड देती है। नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। नंबर सेकंड इज़ अबाउट सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच एम प्रोड्यूस पैट्रियोटिक पीपल इज़ नॉन एज। कह रहा है कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन में हम अपने एम जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं और पीपल जो है वो पैट्रियोटिक बनते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? तो इसमें आ जाता है इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इंडिविजुअल सिस्टम में हम जो है सिस्टम ऑफ एजुकेशन में अपने गोल्स, एम्स जो हैं वो जो है प्रोड्यूस करवाते हैं फॉर द जो है पैट्रियोटिक पीपल के लिए। उसके बाद आ जाता है नंबर थर्ड इज़ अबाउट लर्निंग बाय डूइंग। कॉन्सेप्ट इज वाज गिविंग बाय, कि लर्निंग बाय डूइंग जो है ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो जॉन डेवी ने दिया था कि हम लर्निंग से ही सीखते हैं। आ जाता है नंबर 4 पे कि वन स्टैंड फॉर। ये तो आप लोग सबको पता है कि ये कंप्यूटर का एमसीक्यूज़ है, बट यहाँ पे इन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि कंप्यूटर जो है वो भी एक टेक्नोलॉजी है जो कि ज़्यादातर टीचिंग में काम आती है। तो वन स्टैंड्स फॉर ये जो है वो नंबर बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। आप लोगों को पता है वाइड एरिया नेटवर्क। नंबर 5 माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स। के माइक्रो प्रोसेसर जो है वो स्विचिंग डिवाइस जो है वो कौन सी जनरेशन से थे? तो वो जो थे वो 4th जनरेशन से थे। नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। द टेस्ट इन विच नॉर्म्स प्रोड्यूसेस एंड आर गिवन एंड स्कोरिंग इज़ फिक्स्ड इज़ कॉल्ड। कि एक टेस्ट लेते हैं और उनकी जो स्कोरिंग होती है वो फिक्स होती है। वो कौन सा टेस्ट होता है? वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है, जिसमें जो मतलब है स्कोरिंग फिक्स होती है और टेस्ट लेते हैं और जो है वो फिक्सिंग करवाते हैं। नाउ नंबर 7 इज़ गुड मैनेजर मेक्स एफिशिएंट यूज़ ऑफ। के गुड जो मैनेजर होगा वो जो है क्या करेगा? वो बनाएगा एफिशिएंट यूज़ ऑफ, ज़्यादा से ज़्यादा किसका जो है यूज़ करेगा? तो उसमें है मटीरियल, पर्सोनल, रिसोर्सेज और ऑल ऑफ वर्क। तो यहाँ पे पर्सनल आएगा कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल रहेगा। उसके बाद नंबर 8 पे आ जाते हैं। नंबर 8 इज़ अबाउट रिसर्च। नंबर 8 इज़ अबाउट रिसर्च। इन रिसर्च समथिंग दैट डज़ नॉट वेरी इज़ कॉल्ड। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि रिसर्च में हम जो है कुछ चीज़ें जो हैं वो वेरी नहीं करते, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे कांस्टेंट। एक चीज़ कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट की मीनिंग ये होती है कि ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे रहेगा। तो रिसर्च में जो है हम कांस्टेंट कहेंगे, वेरी नहीं करता किसी से भी। एक पॉइंट आ रही है तो वो वही पॉइंट आएगी, उससे ऊपर नीचे नहीं आएगी। एक कॉन्स्टेंटली चीज़ें चल रही है उसे कहेंगे कांस्टेंट। तो इसमें नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। Now this one is obviously previous MCQs was there। नंबर 9 जो है वो पहले भी रिपीट हो चुका है। विच स्किल इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मेजरमेंट। तो यहाँ पे नॉमिनल आएगा। नॉमिनल जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मेजरमेंट है। उसके बाद नंबर 10 इज़ अबाउट विच ऑफ दीज इज़ नॉट मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा या डेटा कलेक्शन। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चनायर, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चनायर भी हम यूज़ करके डेटा की कलेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा इंटरव्यूज़ भी लेके हम डेटा की कलेक्शन कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, थ्रू दी ऑब्जर्वेशन वी कैन कलेक्ट मैनी डेटा। लॉट ऑफ वेज आर देयर कि हम बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करके
स्मॉल बारीकियाँ, स्मॉल चीज़ें जो हम किसी से पूछ नहीं सकते, वो हम खुद ऑब्ज़र्व करके और ज़्यादा एग्जैक्ट डेटा ले सकते हैं। बाकी एक्सपेरिमेंट हम कलेक्शन ऑफ डेटा में नहीं करते, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो है वो यहाँ पे अलाउ नहीं होता। तो यहाँ पे नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नंबर 11 इज़ द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर आर, कि बेसिक ऑपरेशन जो हैं परफॉर्म करता है कंप्यूटर वो कौन से होते हैं। तो उसमें आएगा अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। तो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन भी होता है, आप लोगों को पता होगा, कंप्यूटर जिसने पढ़ी है उन लोगों को ज़्यादा पता होगा, लेकिन आई एम मेडिकल स्टूडेंट, सो आई विल रिमेंबर दैट थिंग्स, मतलब मुझे याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एग्जैक्टली अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिट्राइवल, ऑल ऑफ अबव। द करेक्ट आंसर इज़ ऑल ऑफ अबव। नंबर 12 आ जाते हैं। डेमोक्रेटिक लीडरशिप सुपरविजन इंक्लूड्स, के डेमोक्रेटिक लीडरशिप सुपरविजन जो है उसमें इंक्लूड क्या होती है, करेक्शन, प्रमोशन या क्रिएशन या ऑल ऑफ अबव। तो अच्छा देखा जाए तो ड्रामेटिक लीडरशिप सुपरविजन में ये सारी क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं, तो ये हम ऑल ऑफ अबव इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 13 पे, कि कैटल हैज़ गिवन क्रेडिट फॉर इंट्रोड्यूसिंग द टर्म। तो यहाँ पे मेंटल टेस्ट जो है वो कैटल ने जो है इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि MCQs पिछली वाली वीडियो में भी मौजूद हैं, कि ये जो मेंटल टेस्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, ये कैटल ने करवाया था। यहाँ पे उनको उसी MCQs को थोड़ा उलट करके दे दिया गया है कि कैटल हैज़ बीन गिवन क्रेडिट फॉर द इंट्रोड्यूसिंग द टर्म। तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर, मेंटल टेस्ट। Now number 14 is a graph that uses vertical bars to present data is called, कि यहाँ पे कह रहा है कि एक ग्राफ है जिसको हम यूज़ करके वर्टिकल बार्स बना रहे हैं और प्रेजेंट कर रहे हैं अपने डेटा को। तो उस वाले वर्टिकल बार्स के बने हुए ग्राफ को हम क्या कहेंगे, तो एग्जैक्टली उसे बार ग्राफ कहेंगे। उसकी बार्स बना के वर्टिकल जो है बार्स बना के और उसमें डेटा पुट करने की कोशिश करेंगे, तो ये कहलाएगा वर्टिकल बार्स वाला डेटा, बार ग्राफ। नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 15 पे, व्हेन टीचर यूज प्रिंसिपल्स ऑफ रेनफोर्समेंट द मोस्ट रेडली वेरिएबल रिफोर्स इज़, कि ये भी MCQs पिछली वाले वीडियो में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ द रेनफोर्समेंट में ये बताया था कि जो हैं हम किसी बच्चे की तारीफ़ करके उसको अप्रिशिएट करके मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो आगे वही काम कर सके। तो इसमें नंबर सी, प्रेज इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 16 इज़ पेनल्टीज़ आर मोस्टली अफेक्टिव फॉर। अब ये एक न्यू है और जो कि मैंने पिछली वीडियोस में भी नहीं देखा। तो ए है मेंटेनिंग गुड बिहेवियर एंड इन्वॉल्वमेंट। नंबर बी इज़ डिस्करेजिंग द इन्फ्रैक्शन ऑफ रूल्स। नंबर सी है हेल्पिंग डिटेक्ट इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। नंबर डी है स्टॉपिंग ओकेजनल ऑक्यूरेंस ऑफ मिसबिहेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा कि पेनल्टीज़ आर मोस्ट अफेक्टिव फॉर। पेनल्टी कहते हैं किसी चीज़ को रोक देना, पेनल्टी लगी हुई है अभी आप नहीं कर सकते, तो वो इफ़ेक्टिव तब होंगी जब हम डिस्करेज द इन्फ्रैक्शन ऑफ रूल्स, कि हम डिस्करेज करेंगे इन्फ्रैक्शन ऑफ रूल्स की, तो जो पेनल्टी है वो इफ़ेक्टिव कहलाएगी। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 17 पे। नंबर 17 इज़ अबाउट द क्वेश्चन विच इज स्टार्ट विथ व्हाट इज़ रिफर्ड एज। अब क्वेश्चनायर में हम व्हाट के साथ जो है वो, क्वेश्चनायर में हम कोई भी क्वेश्चनायर या कोई भी सर्वे बनाते हैं तो हम उसमें डायरेक्टली व्हाट के साथ कोई क्वेश्चन जो है वो पुट नहीं कर सकते। उसमें एग्जैक्ट कीज़ होती हैं जो कि आप कीज़ लगा के और सारे क्वेश्चन या तो आई से जो है लिखेंगे या फिर आप डू से लिखेंगे या डज से लिखेंगे, बट वी कैन नॉट राइट एग्जैक्ट व्हाट। शुरू फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ व्हाट वी कैन नॉट राइट दी क्वेश्चनायर। तो यहाँ पे यही क्वेश्चनायर के मुतालिक बताया गया है। द क्वेश्चन विच स्टार्ट विद द व्हाट इज़ रिफर्ड एज, तो यहाँ पे कन्वर्जेंट आएगा कि उसे हम कन्वर्जेंट कहेंगे। बहुत रेयर केसेस में देखा है जहाँ व्हाट यूज़ हो, लेकिन जैसे एज अ प्रोफेशनल क्या कहेंगे क्वेश्चनायर वी यूज़ डू डज। दीज आर टू प्रोफेशनल वेज फॉर द collection of data.
from questionnaire technique. So question number 18 is according to the Piaget and his colleagues, all children pass through dash qualitative different stages of mental or cognitive development. तो ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द Piaget एंड हिज कोलीग्स, उन्होंने कहा था कि जो सारे बच्चे हैं वो पास होंगे थ्रू द डैश क्वालिटेटिव डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेंटल एंड कॉग्निटिव। कितने क्वालिटेटिव डिफरेंट स्टेजेस हैं, स्टेजेस ऑफ द मेंटल टेस्ट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो है 4 जो हैं वो क्वालिटेटिव डिफरेंट स्टेजेस हैं ऑफ मेंटल की और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ये कहा था किसने? अकॉर्डिंग टू द Piaget एंड उसके लीग, उन्होंने कहा था कि वो पास करेंगे थ्रू द 4 क्वालिटेटिव डिफरेंट स्टेजेस और मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नंबर 19 इज़ प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ स्टडी इज़ कॉल्ड, कि हम जो है कोर्स ऑफ स्टडी को हम क्या कहेंगे? अब कोर्स ऑफ स्टडी को हम सिलेबस कहेंगे, कि कोर्स जिसको हम पढ़ रहे हैं और वही हम अपने टेस्ट के लिए दें तो उसे सिलेबस कहेंगे। जैसे कहेंगे कहते हैं ना कि सिलेबस लाइन मिली है, सिलेबस मिला है, या सिलेबस जो है वो कलेक्ट किया है, या सिलेबस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो दिस इज़ कोर्स ऑफ स्टडी इज़ कॉल्ड सिलेबस। नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नंबर 20, द चाइल्ड सेंटर क्यूरिकुलम इज़ न्यू कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट, जर्नल कॉन्सेप्ट या इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ये जो है ए आएगा न्यू कॉन्सेप्ट, कि द चाइल्ड सेंटर क्यूरिकुलम। अच्छा, चाइल्ड सेंटर क्यूरिकुलम को किसे कहते हैं? जो कि हम बच्चों को देखें कि बच्चा क्या पढ़ना चाह रहा है, पूरा टोटली सेंटर्ड कहते हैं कि सारा कुछ उसी पे देखें। अब टीचर सेंटर में टीचर जो है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो क्या पढ़ाए, कैसे पढ़ाए, क्यों पढ़ाए, लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रन सेंटर्ड क्यूरिकुलम इज़ totally focused on, totally depend on children, what he want to do, what he want to study। तो हम चिल्ड्रन सेंटर्ड क्यूरिकुलम इज़, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है न्यू कॉन्सेप्ट। ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है कि चिल्ड्रन जो है वो डिसाइड करे कि हमें क्या पढ़ना है। उसके बाद आ जाते हैं 21 पे। 21 इज़ अबाउट इवेल्यूएटिव प्रोसेस assess the performance of whole curriculum या element of a curriculum या core curriculum या integrated curriculum। अब evaluation हम करेंगे किसी भी चीज़ की तो whole curriculum की तो करेंगे नहीं, क्योंकि whole curriculum में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। core curriculum हम बताते नहीं हैं कि ये एग्जैक्ट आप याद करें वही आएगा, और इंटीग्रेटेड भी हम curriculum बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। किसी भी बच्चे को हम ये कहेंगे कि ये ना पढ़ें, ये पेपर में चीज़ नहीं आएंगी, तो हम क्यूरिकुलम में से जो एलिमेंट्स आते हैं उसमें से उनका टेस्ट लेंगे और इवेल्यूएट करेंगे। तो नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, विच इज़ एलिमेंट्स ऑफ द क्यूरिकुलम। कि क्यूरिकुलम तो हमें दिया गया है, लेकिन उसकी असेसमेंट कहाँ से करेंगे, उसकी टेस्ट कहाँ से लेंगे? एलिमेंट्स ऑफ द क्यूरिकुलम। सो नंबर 22 इज़ about in depth education in the context of changing nature of society and education is। अब इन डीप में हम जाते हैं तो एजुकेशन में जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं उसकी चेंजिंग नेचर ऑफ सोसाइटी और नॉलेज की वजह से करते हैं, वो किस पे डिपेंड होती है? फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ क्यूरिकुलम या साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ क्यूरिकुलम या हिस्ट्रिकल फाउंडेशन ऑफ लॉजिकल या सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ क्यूरिकुलम। तो यहाँ पे हम सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ क्यूरिकुलम, क्योंकि सोशली हमें एनवायरनमेंट कैसा मिला है पहले तो हम वो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेचर ऑफ सोसाइटी भी लिखा है कि इन डीप अगर एजुकेशन कंटेंट को हम चेंज करें नेचर ऑफ सोसाइटी एंड एजुकेशन, कि नेचर ऑफ सोसाइटी और एजुकेशन, तो हम उसको किसकी बेसिस पे करेंगे? फिलोसफिकल करेंगे नहीं, साइकोलॉजिकल भी नहीं करेंगे, हिस्ट्रोलॉजिकल भी नहीं करेंगे, सोशोलॉजिकल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी है, सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं उसके हिसाब से जो है चेंजिंग करेंगे। कहते हैं 23 पे द साइकोलॉजिकल टेस्ट अपीयर्ड विद रिवीजन इन 1980 इज़ नॉन एज, तो यहाँ पे बी आएगा बर्नेट-सिमन टेस्ट। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 24 पे, द टेस्ट विच मेयर्स व्हाट इट इंटेंड टू मेयर इज़ कॉल्ड, तो यहाँ पे वैलिड टेस्ट आएगा कि किसी टेस्ट को हम मेयर करते हैं जो कि इतनी महारत रखता है उसे मेयर करेंगे, इतनी एजुकेशन रखता है तो उसके लिए हम वैलिड टेस्ट यूज़ करेंगे, उसे हम कहेंगे वैलिड टेस्ट है।
ओके, नाउ द ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, जिसे हम ग्री कहते हैं, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेजुएट का रिकॉर्ड एग्जामिनेशन होता है, जिसकी एग्जाम्पल जो है वो क्या कहेंगे, द ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन ग्री इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एप्टीट्यूड की एक एग्जाम्पल होती हैं जो कि टेस्ट लेते हैं ग्रेजुएट लेवल पे। उसके बाद आ जाते हैं द इंक्लूसिव प्रोसेस इन विच सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ गिवन। ये आप लोगों को मैंने बताया था कि एक प्रॉब्लम हो, उसकी सॉल्यूशन भी पहले से जो है वो प्रोसेस में मौजूद हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, गाइडेंस। क्योंकि गाइडेंस में जो है प्रॉब्लम जो है वो इनिशिएट होती है, उसके बाद ही जो है सॉल्यूशन भी उसको दिया जाता है, गाइड सिर्फ किया जाता है, तो गाइड जो है गाइडेंस में आता है, तो गाइड इज़ अ करेक्ट आंसर। और ये भी MCQs मेरे ख्याल से पहले वीडियो में मौजूद है। नंबर 27 इज़ अबाउट द टर्म सैम्पलिंग इन द रिसर्च मीन। अभी से आप लोगों को पता है कि सैम्पलिंग बहुत टाइप्स की होती है, ये वाला क्वेश्चन भी पहले वाले वीडियो में मौजूद है। द टर्म सैम्पलिंग इन द रिसर्च मीन रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप। नाउ नंबर 28 इज़ अबाउट द टाइप ऑफ रिसर्च इन विच हाइपोथेसिस इज टेस्टेड, कि रिसर्च का टाइप जो है जिसमें हाइपोथेसिस को टेस्ट किया गया है उसे हम क्या कहेंगे। तो ये जो है हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या फिर सर्वे रिसर्च। तो यहाँ पे नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के हाइपोथेसिस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल होती हैं। तो द टाइप ऑफ रिसर्च इन विच हाइपोथेसिस इज टेस्टेड, जिसमें हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करें उसे क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब आपको ये कंप्यूटर का लगेगा क्योंकि कंप्यूटर का ही है। कंप्यूटर हैज़ डैश मेन पार्ट्स, तो ये आप लोगों को पता है 3 मेन पार्ट्स होते हैं, मॉनिटर, CPU और कीबोर्ड। नाउ नंबर 4 इज़ अबाउट इन डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम मोस्ट ऑफ द पावर इज़ कंट्रोल्ड, विथहोल्ड या डेलीकेटेड या डिस्पर्स्ड। तो यहाँ पे डेलीकेटेड आएगा कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में जो मोस्ट ऑफ द पावर होते हैं वो डेलीकेटेड होते हैं। डेलीकेटेड किसे कहते हैं कि एक काम जो आप अपना काम किसी और को दे रहे हैं बिहाफ पे, अपने ही बिहाफ पे किसी और को दे रहे हैं कि यह आप काम करें। कुछ पावर्स, इतनी सारी पावर्स, जैसे प्रिंसिपल की एक एग्जांपल लेने के उसके पास अ लॉट ऑफ टास्क आर अवेलेबल, सो ही कैन डेलीकेट इट टू अनदर पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ मी, कि मैंने अपनी कुछ पावर्स जो हैं वो उनको दे दिए हैं क्योंकि अ लॉट ऑफ टास्क नॉट डू अ सिंगल पर्सन, तो उसके लिए हम कुछ अपने पावर्स किसी और को दे तो उसे कहते हैं डेलीगेशन, डेलीकेटेड। तो यहाँ पे डेलीकेटेड का मतलब है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कुछ पावर, मोस्ट ऑफ द पावर जो है वो डेलीकेटेड किए जाते हैं। आई होप आपको समझ आ रही होंगी, कुछ ना समझ आए तो वीडियो में मुझे बता दीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन ऑन रहेगा। द पर्सन हु मेक्स efficient use of the resources, material and the personnel is rated as dash in the organization। क्या आप एक पर्सन है जो कि अपने आप को एफिशिएंट बना रहा है और यूज़ ऑफ रिसोर्सेज भी यूज़ कर रहा है, मटेरियल भी यूज़ कर रहा है और उसके अलावा पर्सनल भी हैं, इज़ डिज़ाइनेटेड एज डैश इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो मैनेजर होगा जो कि इतनी सारी चीज़ें कर रहा है। उसके बाद नंबर 32 पे आ जाते हैं। नंबर 32 इज़ अबाउट द नेशनल एजुकेशन कमीशन फॉर्म्ड इन 1958 बाय द जनरल अयूब खान अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश, एयर मार्शल नूर खान, जनरल यहिया खान, SM शरीफ या हमूदुर रहमान। तो यहाँ पे जो नेशनल एजुकेशन कमीशन जो फॉर्म हुई थी 1950 में, और जो कि किसके बिहाफ पे की थी, वो जनरल अयूब खान के अंडर द चेयरमैनशिप, तो उनके साथ जो थे वो SM शरीफ थे। नंबर सी इज़ द करेक्ट। नाउ द रिसर्च इन विच द इवेंट फॉर्म द पास्ट इज स्टडी इज़ कॉल्ड, कि किसी रिसर्च में हम जो इवेंट हो वो पास्ट में हो उसकी स्टडी करें तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हिस्टोरिकल, क्योंकि वो हो चुकी है। पास्ट रिसर्च हम कहेंगे नहीं, हिस्टोरिकल रिसर्च इज़ अबाउट पास्ट। सो नंबर 34 इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सिलेक्शन मेथड सैम्पल्स
election method, each member of a population has an dash chance of being selected। ये भी आप लोगों को पहले वीडियो में मौजूद है। तो इक्वली लाइकली, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती हैं उसमें इक्वली लाइकली होती तो बहुत सारी टाइप्स की है, लेकिन अमूमन जो सैम्पल इलेक्शन मेथड होता है उसमें इक्वली लाइकली जो है पॉपुलेशन में से बंदे जो हैं वो पुट करते हैं। नाउ नंबर प्रिंटर इज़ डैश डिवाइस, तो ये आउटपुट डिवाइस है क्योंकि प्रिंटर हमें कुछ दे रही होती है। नंबर 36 again same question from the previous record, or we can say previous video. Number 36, the dash is measured of a central tendency in which the set of values occur most frequently, तो इसमें मोड आएगा। उसके बाद नंबर 37 is about there is no significant difference between the male and female income in the population in is the statement which sound like कि इसमें ये बताया गया है कि इसमें कोई ख़ास जो है डिफरेंस नहीं है मेल और फीमेल इनकम में। इन द पॉपुलेशन में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है वो साउंड करती है लाइक एज अ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस या नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो इट्स अबाउट नल हाइपोथेसिस कि नल हाइपोथेसिस में 2 वेरिएबल्स का मैंने आप लोगों को बताया था, वो यहीं पे जो है शो कर रहा है कि 2 वेरिएबल्स डेटा जो हैं वो कलेक्ट करवा रहे हैं, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़ीमेल्स कितनी है या मेल कितनी है या उनकी पॉपुलेशन में कोई अलग रुतबा हो। तो दिस इज़ अबाउट सी इज़ द करेक्ट आंसर। Now number 38, test of the abstract intelligence are, so it's about aptitude test, logical test, interest test और language test। तो यहाँ पे language test आएगा क्योंकि intelligence को हम चेक कर रहे हैं। test of the abstract intelligence are the language test। So again, nationalization of education institute in Pakistan was carried out under education policy is, तो ये 1972 में हुई थी। the D is the correct answer। Now correction, promotion and the creation are included as the democratic leadership supervision or autocratic leadership supervision or laissez-faire leadership supervision or all of above। तो definitely it is a democratic leadership supervision because correction, promotion and creation are democratic। So number A is correct answer। Now achievement test measure the aptitudes, measure the aptitude ability, interest ability, intelligence ability या attend ability। तो it's definitely attend ability जो हमने पढ़ा है उसी में से बोलेंगे, ताकि achievement test जो है वो ऐसा टेस्ट को कहते हैं जिसको जो हमने पीछे पढ़ा है उसमें से ही लेंगे, लेकिन इसलिए लेंगे ताकि आगे फर्दर आप इतनी कैपेसिटी रखते हैं पढ़ पाएंगे। ओके, नंबर 42, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप इन एजुकेशन सिचुएशन इज़ कॉल्ड, तो ये यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, साइकोलॉजिकल, फिजिकल एक्टिविटी, ह्यूमनिटी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी आएगा कि हम ह्यूमन बिहेवियर को रीड करें, स्टडी अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप इन एजुकेशनल सिचुएशन। तो यहाँ पे डेफिनेटली एजुकेशन साइकोलॉजी आएगा। Now number 43 is about the research which provide the practical and immediately solution of the problem is called basic research, applied research, practical research और history research। तो ये रिसर्च वो हैं जो कि हमें प्रोवाइड करे प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट सॉल्यूशन। प्रैक्टिकल जो प्रोवाइड करे प्रैक्टिकल और इमीडिएट सॉल्यूशन प्रोवाइड करे किसी भी सॉल्यूशन का, तो वो कहलाएगी अप्लाइड रिसर्च। रिसर्च के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, आई थिंक 12 रिसर्च टाइप्स तो हमने पढ़े थे, जिसमें एक्सपेरिमेंटल, बेसिक, सिंपल, केस स्टडी, उसके अलावा ये अप्लाइड, इसके अलावा प्रैक्टिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल, अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ द रिसर्च आर देयर, बट किसी दिन में उसको भी कवर करवाऊंगी। फेस टू फेस टेक्निक विच इज़ यूज्ड इन कॉन्टैक्ट विथ सब्जेक्ट फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ नॉन एज, तो यहाँ पे फेस टू फेस जो है वो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, इंक्वायरी या डिस्कशन। नॉट ऑब्जर्वेशन और इंक्वायरी और डिस्कशन, इट्स ऑब्वियसली इंटरव्यू जो है वो फेस टू फेस टेक्निक है विच इज़ यूज्ड फॉर द डेटा कलेक्शन। मोस्ट इफेक्टिव सोर्स ऑफ नॉलेज इज़ अबाउट, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि बुक
अभी तक ये अप्रूव हुआ है कि बुक कम पढ़े जाते हैं, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव सोर्स जो है नॉलेज की वो बुक ही है। लिस्ट ऑफ टॉपिक ऑफ subject which is prepared for the public examination fulfillment of national objective and national education program is called course of study, syllabus, curriculum या content। तो ये यहाँ पे सिलेबस कहलाएगा कि लिस्ट ऑफ टॉपिक जो हैं सब्जेक्ट में से जो हैं वो लिए गए हों, वो प्रिपेयर किए गए हों और फिर पब्लिक एग्जामिनेशन को दिए गए, और फुलफिलमेंट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव एंड नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, तो ये कहलाएगा सिलेबस। नंबर 47 इज़ अबाउट द मोरल बिहेवियर इज़ द बिहेवियर ऑफ, अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, अप्रिशिएटेड बाय द पीपल, रिजेक्टेड बाय द पीपल, अप्रूवल बाय द पीपल, अनकरेज बाय द पीपल। अब मोरल बिहेवियर इज़ द बिहेवियर, अब मोरल बिहेवियर अप्रूव्ड बाय द पीपल, ये पीपल के ही मोरल बिहेवियर बने हुए होते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैन बी ट्रूली टेस्ट एज अजम्पशन, हाइपोथेसिस, वेरिएबल या कांस्टेंट, तो ये यहाँ पे हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैन बी ट्रूली टेस्टेड, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम ट्रूली टेस्ट किसे कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था कि एक्सपेरिमेंटल में हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे उन लोगों ने थोड़ा घुमा फिरा के दिया है ताकि उनसे वो कंफ्यूज हो जाए। नंबर 49 इज कंट्रोलिंग द पीपल्स बिहेवियर इज कॉल्ड कंट्रोलिंग और कमांडिंग और डायरेक्टिंग और डिसीजन मेकर। तो यहाँ द पीपल बिहेवियर इज़ डायरेक्टिंग, कि हम कंट्रोल कर रहे हैं पीपल के बिहेवियर को, तो वो क्या कहलाएगा, डायरेक्टिंग। नाउ नंबर 50 इज़ अबाउट द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर इज़ रोम एंड रैम। द ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटी इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर या ऑर्गेनाइजेशन या डिसिप्लिन। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन, द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी के लिए हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो एक तो जिक्सा कहलाएगा और एक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आगे चल के ये ऑर्गेनाइजेशन ही कहलाएगी, और ये भी मेरे ख्याल से पहली वाली वीडियो में मौजूद है। द राइट टू इशू कमांड इज़ कॉल्ड, ये अथॉरिटी। अब हमारे पास कोई राइट है, हम उसको कमांड कर सकते हैं, तो हमारे पास अथॉरिटी होगी तो हम जो है वो करेंगे ना। उसके बाद हम आ जाते हैं द कंडीशन वेयर मोस्ट पावर आर डेलीगेटेड टू लोअर मैनेजर्स इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ऑटोक्रेसी या डेमोक्रेसी। तो डेफिनेटली दिस इज़ द डिसेंट्रलाइजेशन, कि हम जो हैं ऐसी कंडीशन जिसमें हम मोस्ट ऑफ द पावर आर डेलीगेटेड टू द लोअर मैनेजर्स, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा। अब रोम स्टैंड फॉर द रैंडम आउटपुट मेमोरी, रैंडम ओरिएंटेड मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी या नन ऑफ अबव। दिस इज डेफिनेटली फ्रॉम लोअर क्लासेस वी स्टडी, सो रीड ओनली मेमोरी इज द करेक्ट आंसर। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज डेफिनेटली you can see CPU is the central processing unit, the brain of a computer. So a variable is a condition or characteristic that can take fixed value, same value, no value, different value. So यहाँ पे different values आएगा। वेरिएबल जिसकी कोई कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक हो, उसकी different values ही आएंगी। अब यहाँ पे आ गया when two variable move in a opposite direction, the correlation is called positive correlation, negative, neutral, homologous. So it's पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल अपोजिट साइड जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसका कोरिलेशन हमेशा पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं 58 पे, इन प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन मेथड ईच नंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ एन, ये सेम है इक्वली। द मोड इज़ अ सेट ऑफ अ वैल्यू विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली, रेयरली, रिपीटेडली, वंस। तो यहाँ पे नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। द मोड इज़ अ सेट ऑफ वैल्यू विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 60 पे। नंबर 60 इज़ अबाउट द मीडियम इज़ ऑफ्टन द प्रिफर्ड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, डिस्पर्शन, सेंट्रल टेंडेंसी या स्टैंडर्ड डेविएशन। सो द मीडियम इज़ ऑफ्टन प्रिफर्ड मेजर ऑफ, तो यहाँ पे ये सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएगा। उसके बाद नंबर 61 पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मेथड, मेथोडोलॉजी एंड इवैल्यूएशन आर द एसेंशियली दी डैश ऑफ द करिकुलम। तो यहाँ पे
एलिमेंट्स हैं, फाउंडेशन है, बेसिस है और रूल्स हैं। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट मैटर और मेथोडोलॉजी और इवेल्यूशन ये इसेंशियली जो हैं किसके लिए ज़रूरत है, एलिमेंट्स ऑफ द curriculum. Now again RAM stand for read on access memory. Mental test introduce same kettle. The first report that again I will scroll down. The first report that attempt to streamline and plan national system of education in India and British government was, अब यहाँ पे 3 तरह की जो है रिपोर्ट है और चौथा जो है वो मिनट्स हैं। तो यहाँ पे सर्जेंट रिपोर्ट, वर्दा रिपोर्ट, आदम रिपोर्ट और वोकैलरी मिनट्स। तो मेरे ख्याल से डी इज़ द करेक्ट आंसर। वोकैलरी मिनट्स जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के लिए नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है प्लान की थी, ये फर्स्ट रिपोर्ट थी। इसके बाद आ जाते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर मेंटेन बाय द सोसाइटी इज़ रिचुअल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़ या ट्रेडिशन। तो ये नॉर्म्स, क्योंकि बिहेवियर ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, ये नॉर्म्स जो हैं सारी जो हैं ये बनी नहीं है, खुद ही इन बंदों ने कोई बनाई नहीं है रसूमात। An assessment is dash if it constantly achieves the same result with the same student, उसे कहेंगे reliable, कि एक टेस्ट हम अरसे के बाद ले रहे हैं लेकिन वो सेम रिज़ल्ट जो है वो दे रही है, तो उसे कहेंगे रिलायबल। बाद हम आ जाते हैं नंबर 67 पे। नंबर 67 इज़ अबाउट हु इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ एप्रिसिज्म। तो एप्रिसिज्म की थ्योरी जो है ये किसने दी थी, ये जॉन वॉक ने दी थी। और इमाइल, अगेन दिस इज सेम, हु जो बुक थी इमाइल वो किसने लिखी थी, वो रुशियन ने लिखी थी। उसके बाद कुछ एजुकेटर प्रेजेंट्स लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट, ये किसने दी थी, ये थॉर्न डाइक ने दी थी। ये एक लॉज है 3। अगेन सेम वन, द ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड्स, तो ये विजुअल एड कहलाएगा। उसके अलावा एट अथॉरिटी लेवल टीचर 1S, अब अथॉरिटी दी गई है टीचिंग को तो ये टीचर सेंटर कहलाएगी। ये भी मेरे ख्याल से रिपीटेड हैं, जो कि पहले रिपीट हो चुका है। अब मुझे नहीं पता, ये लिखते मैंने अगेन इनको रिपीट कर दिया है, बट दिस इज़ योर रिवीजन, not this is your fault or not my fault, sometimes it happens. So number 72, sociological foundation of curriculum called the emphasis on teaching is the subject from the humanistic domain, in depth education in the content of changing nature of society and knowledge and debating social issues in the classroom, all of above. So number 72 is about in depth education in the context ऑफ चेंजिंग नेचर ऑफ सोसाइटी एंड एजुकेशन। सोशोलॉजिकल में हम जो हैं, अच्छा सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ क्यूरिकुलम में हम ये करते हैं कि इन डीप में एजुकेशन को हम जो है उनके कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं ड्यू टू नेचर और सोशल एनवायरनमेंट, जैसे कि सोसाइटी और नेचर को देखते हुए नॉलेज को हम एक्सचेंज या कॉन्टेक्स्ट को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके अलावा नंबर 73 इज़ अबाउट क्यूरिकुलम डेवलपमेंट प्रोग्रेस बिगिन विथ सिचुएशन एनालिसिस, सेटिंग, ऑब्जेक्टिव एवेल्यूएशन या एनी स्टेज ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे जो है सिचुएशन एनालिसिस, क्यूरिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस बिगिन विथ। अब क्यूरिकुलम डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है वो बिगिन करती है सिचुएशन एनालिसिस से। नंबर 74 इज़ अबाउट इन द प्रोसेस ऑफ क्यूरिकुलम एवेल्यूएशन डैश, कि क्यूरिकुलम की एवेल्यूएशन हम जो हैं वो करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो है देयर इज़ नो रूल ऑफ टीचर, एग्जामिनेशन या परफॉर्मेंस ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ क्यूरिकुलम इज असेस्ड, या एम ऑफ एजुकेशन आर नॉट गिवन इम्पोर्टेंट। अब सी यहाँ पे सही है क्योंकि परफॉर्मेंस ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ क्यूरिकुलम, परफॉर्मेंस ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ क्यूरिकुलम की हम जो हैं असेसमेंट करेंगे तो एवेल्यूएशन जो प्रोसेस है क्यूरिकुलम का वो कंप्लीट होगा।
Number 75 is about curriculum development in Pakistan is now the responsibility of provinces after the dash in the Constitution of Pakistan. तो this is definitely 18th amendment. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके अलावा एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये सारे कीज़ हैं, यू कैन चेक आउट दीज कीज़ एज इन डिटेल। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।